बेटा टॉपिक है, लास्ट टाइम हम क्या कर चुके हैं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंप्लीट कर लिया था। ओके, टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी, सही है? यस सर। अगर हमारे पास पहला केस ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस, क्या ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस की ये m1 है, इससे r सेपरेशन पे एक पॉइंट मास है m2। इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दैट इज गिवन बाय -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। -g, पहले तो नेगेटिव साइन आता है, g m1 m2 बाय r आता है, ठीक है। डेरिवेशन के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी तो रट्टा मारेंगे अच्छे से। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने क्या रेफरेंस लिया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? इन्फिनिटी पे, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट इन्फिनिटी कितना है? 0। ये मैक्सिमम वैल्यू है, कहोगे मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, क्योंकि बाकी सब केस में नेगेटिव है। और जितना पास आएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। बोलो हाँ, क्योंकि r छोटा होएगा तो ये टर्म बड़ी होती जाएगी। हाँ, यस सर। तो ऐसा हो गया कि भाई इसका मतलब जब ये इन्फिनिटी पे थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई सिस्टम की, जब ये इधर आ गए तो हो सकता है -10 जूल हो जाए, और पास आ गए तो ये -20 जूल हो जाए, और पास आ गए तो ये -50 जूल हो जाए। ऐसे होती जा रही है, पास आ रहे हैं तो कम हो रही है, दूर जा रहे हैं तो बढ़ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी पे 0 है। रट्टा मार लिया इधर, थोड़ी देर के लिए रट्टा मार लिया। यस सर। गुड गुड। अब इस पे मान लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन देखें, इस पे कंजर्वेशन ऑफ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पता है हमें, जाहिर सी बात है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें 2 कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं और उन दोनों कॉमन क्वेश्चंस में डिफरेंस है, उसके ऊपर ध्यान देना। इसने कह दिया कि एक मास m1 है और एक मास m2 है, और इन दोनों को 2l सेपरेशन से रिलीज कर दिया, 2l सेपरेशन से रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। इसमें दोनों चलेंगे, बोथ आर फ्री टू मूव। और सेम क्वेश्चन ऐसे है कि ये 2l सेपरेशन है, ये m1 है, ये m2 है, इसको कर दिया हिंज। नाउ दिस गाय इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इस केस में, पहले केस में अरे यार इसको एकदम म्यूट करो, बहुत दुखी करा है। अलग ही लेवल पे मतलब मैसेज मार रहे हैं। और हाँ, m1 m2 है, 2l सेपरेशन पे है, दोनों को रिलीज कर दिया। इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा, और ये वेरिएबल फोर्स है, तुम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग है, पास आ जाएंगे तो फोर्स अलग हो जाएगी, और पास आ जाएंगे तो फोर्स अलग हो जाएगी, और आप पास आ जाएंगे तो फोर्स अलग हो जाएगी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, जब सेपरेशन L रह जाए तो दोनों की वेलोसिटी बता दो। और दूसरे में भी यही कहा है कि जब सेपरेशन L रह जाए तो इसकी वेलोसिटी बता दो। क्वेश्चन समझ में आया?
ठीक है, इसमें दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी v1 एंड v2, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी v। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें बहुत सारा सोचने की चीजें हैं, क्वेश्चन तो बकवास है। m1 था, ये m2 था, ये 2l था। जब ये पास आएंगे तो फोर्स वेरिएबल लगेगा, लेकिन मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is constant and initially both were at rest, so velocity of center of mass initial was 0, it will always be 0, therefore displacement of center of mass is 0, so center of mass will not move। ये center of mass यहां पर है अगर, तो अभी भी यहीं पर है और बाद में भी यहीं पे रहेगा। दूसरी चीज, जब ये यहां पर ऐसे जा रहा है v1 से और ये इधर जा रहा है v2 से, तो एफ एक्सटर्नल 0 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज एफ एक्सटर्नल, दैट इज 0। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, एग्रीड और नॉट। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, और फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इनिशियल हो गया 0 + 0 और फाइनल हो गया m1 v1 माइनस m2 v2, बोलो हाँ, टेकिंग राइट साइड टू बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड टू बी नेगेटिव। ये इक्वेशन बन गई COLM की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है, यस सर। इक्वेशन बन गई m1 v1 इज m2 v2, m1 v1 इज ओके। यस लेकिन और भी चीजें हमने इसलिए बोली क्योंकि इसमें कई बार ना ऐसा लगता है थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन आ गया, इन दिस सिचुएशन सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी, सेंटर ऑफ मास इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इनिशियल 0 तो 0 रहेगा, सेंटर ऑफ मास कभी चलेगा ही नहीं, वो कहां पे आके टकराएंगे, दैट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, दे विल कोलाइड एट द सेंटर ऑफ मास, यस सर। दैट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई एम सीरियस कि दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, दे विल कोलाइड एट द सेंटर ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, एक इक्वेशन आ गई v1 v2, दूसरी आएगी सिस्टम के ऊपर, हम ये कह देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। सिस्टम पे क्या कह सकता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पर मैं देखो थोड़ा सा फ्रॉड तरीके से डिफरेंट तरीके से लगा रहा हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई सिस्टम की, -g m1 m2 by 2l, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, g m1 m2 by -g m1 m2 by l, क्योंकि इसने यही कहा था जब 2l से l पे आ जाएं, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में पूरा लिखना पड़ेगा ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। Now you have your two equations and two unknowns, you can solve and get the answer. यस सर। Got it? हम्म। रफ तो हम पढ़ाते ही नहीं यार, रफ तो हम आते ही नहीं, मतलब ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये कुछ अच्छी वैल्यूज के साथ आएगा, ये ऐसे आएगा कि ये m था एंड ऑब्वियसली ये 2m था, ये सेपरेशन इनके बीच में l था, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां से l/3 पे होगा, यहां से 2l/3 होगा, रेफर टू लास्ट चैप्टर, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा भाई साहब जी ने तो भैया ऐसे आ गया कि टोटल सेपरेशन बीच में कितनी हो गई, l/2 हो गई, तो मैंने कहा 2m की वेलोसिटी अगर इधर v होगी तो m की इधर की तरफ 2v होगी, बोलो हाँ। ये इक्वेशन डायरेक्टली बोल दी मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, और फिर मैंने कह दिया कि ये हो गया -g m into 2m by l plus 0 is -g m into 2m by l by 2 plus half 2m v square plus half m into 2v का स्क्वायर। तुम घर पे आके खुद लिख लो, ठीक है, रिवाइज करते हो। आया समझ में, तो जस्ट एक वैल्यूज लेके बताया कि बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। यस सर। Let us say this is a
क्वेश्चन, लेट अस से दिस इज अ क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, एक सेकेंड, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में था कि एक को कर दिया उसने हिंज, ये M1 है, ये M2 है, ये 2L है, इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये पास भी आएगा तो इस पे इधर लगेगा फोर्स F, वेरिएबल फोर्स है, इस पे लगेगा ऐसे फोर्स F, लेकिन यहां पे हिंज फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब F एक्सटर्नल इज नॉन जीरो सिस्टम पे। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज नॉन जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। व्हिच फोर्स इज एक्सेलरेटिंग द सेंटर ऑफ मास? ये Which force is accelerating the center of mass? External force. What is the external force? FH Hinge force. Hinge force is, it is, बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलते हुए कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन दे रहा है? अबे हिंज फोर्स। Yes, sir. इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगेगा, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लग जाएगा सिस्टम पे। हम ये कहेंगे बाद में इसकी वेलोसिटी 0 है और इस वाले की वेलोसिटी हो गई इधर की तरफ v, इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी नहीं लगेगा क्योंकि f एक्सटर्नल 0 नहीं है। Yes, sir. अब हम कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी m1 m2 बाई 2l, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों की 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी m1 m2 बाई l, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिर्फ m2 की है, हाफ m2 v स्क्वायर, इससे भी निकाल लेगा। सो देयर आर टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के, एक में हिंज करके छोड़ दे, एक में दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। Yes, sir. लिख लिया यहां तक? नहीं, एक करो। Yes, sir. एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है, कितना आ रहा था माइनस जी m1 m2 बाय r। ये डेरिवेशन तुम्हें वर्क डन करके निकालते हैं, और वर्क डन निकालते हुए मतलब इसकी डेफिनेशन होती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? Yes. क्या बोलते हैं, ऐसे निकालो, इसको ऐसे निकाल लो। एक्चुअली वो डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता मैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। ऐसे सोचो कि हमारा ये M1 हिंज्ड है, डोंट राइट मच, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। M1 हिंज्ड है और R सेपरेशन पे M2 है। अब मैंने कहा वर्क डन, अब लिख लो वर्क डन बाय F एक्सटर्नल in slowly moving M2 from A to infinity। समझ में आया क्या बोल रहा है ये कह रहा है M2 को धीरे धीरे से हम A से इंफिनिटी लेके जाएंगे, A से इंफिनिटी लेके जाएंगे तो ऐसे लेके चले जाओ। फिर मैंने कहा यहां पर जब हम x डिस्टेंस पे होंगे तो इस पे फोर्स तो इधर लग रही होगी कितनी, जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगानी पड़ेगी। बेटा देखना बाहर का गेट खुला छोड़ के चले गया, तो लग रहा है ना इसे, बहुत आवाज खुला है। हाँ देखा, छिपकली भी घुस जाएगी अंदर, फिर हम सदमे में आ जाएंगे ये क्या हो गया। ठीक है, और ये dx चला गया इधर, ये dx चला गया इधर, तो छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल द्वारा
एफ डी एक्स कॉस जीरो, तो एफ डी एक्स कॉस जीरो, और क्योंकि स्लोली कर रहे हैं तो हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम मानेंगे, एक्सेलरेशन जीरो मानेंगे, तो ये आ जाएगा जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स कॉस जीरो वन होता है, एक्स कितना होना चाहिए आर से इंफिनिटी, तो ये इंटीग्रल कितना आ गया जी एम वन एम टू, वन बाय एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होता है माइनस वन बाय एक्स, और लिमिट डालोगे आर से इंफिनिटी, हाँ तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय इंफिनिटी एंड माइनस ऑफ माइनस वन बाय आर, तो ये वन बाय आर बनेगा, तो आंसर बन जाएगा जी एम वन एम टू बाय आर। ये वर्क डन आया, ये वर्क डन तो पॉजिटिव आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर। फिर मैंने कहा यार वर्क मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम सोचो, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक क्योंकि स्लोली मूव कर रहा था, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो फिर वो माइनस, तो ये हो गया जी एम वन एम टू बाई आर। अब यहां पर रेफरेंस लेवल ले लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रिलेटिव होती है, रेफरेंस लेवल ले लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को अगर मैं जीरो ले लेता, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाती माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। यस सर, कुछ खास इसका यूज नहीं है डेरिवेशन का, अपार्ट फ्रॉम कि तुम्हें अच्छा सा फंडा क्लियर हो गया कि यार क्यों आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी की बातें, और ये नेगेटिव के पीछे भी एक लॉजिक है कि तुम इन्फिनिटी का जीरो ले रहे हो, कल वो किसी और पॉइंट पे रेफरेंस लेवल ले लेगा तो ब्लंडर हो जाएगा, बोलो हाँ। तीसरी चीज कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस वाला फॉर्मूला लिखा, ये फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करे, तो कल तुमने रॉड ली थी और पॉइंट मास साइड में रखा था तो वो फोर्स ऐसी तो नहीं बन रही थी, नहीं बन रही थी, जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर तो नहीं बन रही थी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं बनेगी, इसका मतलब ये तो हर सिचुएशन के लिए अलग बनेगा, ये तो हर सिचुएशन के लिए अलग बनेगा। यस सर, ये जो दो पॉइंट मासेस का है, ये दो पॉइंट मासेस तक ही वैलिड है, हाँ यस लिख लिया। तो मैं ये कह रहा हूं जो फॉर्मूला है ये सिस्टम ऑफ टू पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है, पोटेंशियल एनर्जी वाला। लेकिन फिर मैंने कहा रुको, जो हमारे पास ये केस होता था बेटा, हॉलो शेल, हाँ हॉलो शेल या हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का रेडियस आर होता था, मास कौन सा था एरियल, एरियल एम, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट मास रख दिया, बाहर अगर रखें तो फोर्स वैसी ही तो लगती थी जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर टाइप की, इसका मतलब यहां पे अगर रखूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई एक्स, क्योंकि वो फोर्स वेरिएशन पे डिपेंड करता था ना। लेकिन अंदर वाले में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि अंदर वाले में फोर्स जीरो था, तो इसका तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, and I am not going to derive it at all in class 11. I will do it in electrostatics. Okay, if you want to mug it up, you can mug it up. कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है कांस्टेंट, कितनी होती है माइनस जी एम एम बाय आर, मतलब अंदर किसी भी पॉइंट पे रख दूं पॉइंट मास स्मॉल एम को, वो हॉलो स्फीयर और पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय आर, वो अंदर हर जगह कांस्टेंट है, वो अंदर हर जगह कांस्टेंट है, और बाहर हमारा वन बाय एक्स टाइप का ग्राफ है, हाँ या ना। तो मतलब हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो गया माइनस जी एम एम बाई आर फॉर एक्स लेस देन आर एंड इट इज माइनस जी एम एम बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन आर। एक्स को आर पुट कर दो तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि अंदर तो कांस्टेंट ही है, एक्स को आर पुट करूंगा तो बाहर वाले में भी वही वैल्यू आएगी,
तो दोनों पे यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा सकता हूं, हाँ या ना? Yes. इसका ग्राफ देखूं, तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए -1/x का ग्राफ कैसा होता था, और तो मैं तुम्हें याद नहीं। अब भले ही मैंने पिछले उसमें कराया था कि 1/x का ऐसा होता था Yes. ठीक। और -1/x का और ऐसा होता था, तो ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए था। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि ये ग्राफ वैलिड है r के बाद, और उससे अंदर क्या है, उससे अंदर कांस्टेंट है नेगेटिव में, तो ऐसा ग्राफ बन गया। और बाहर इसकी वैल्यू कितनी है, अंदर अंदर कितनी वैल्यू, -gmm/r, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -gmm/x, एंड वी आर डन। यहाँ तक का रट्टा हमारा Yes, sir. बढ़िया वाला, गुड गुड। फास्ट। हो गया ना? इसके बाद ये फॉर्मूला किसके लिए हुआ, होलो स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए भी, सॉलिड स्फीयर के लिए भी अगर बाहर होते सॉलिड है ये सॉलिड है, ये रो वाला है, Yes. इसका रेडियस r है, हाँ। इसके बाहर अगर पॉइंट मास होता और इसका मास टोटल m है, m को क्या लिख दोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखोगे, 4/3πr³। Yes. हाँ या ना? इस केस में बाहर से भी होते तो फोर्स तो वही लगता, Gmm/x², जैसे पॉइंट मास में लग रही थी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी सेम फॉर्मूला आएगा, -Gmm/x। ठीक है, और अंदर का फॉर्मूला है अतिवाहियात। क्या है? Yes. अतिवाहियात फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ऐसा है, मेरे को तो रहेगा जिंदगी भर याद, क्योंकि मेरा पेपर था 2002 में, जब IIT का पेपर दे रहा था, तो फॉर्मूला गया मैं भूल, पेपर के अंदर फॉर्मूला भूल गया। उसके बाद फिर मेरे को अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी गई भूल, फिर मैंने उसको किया डिराइव। मेरे को दो तरीके से डिराइव करना आता था। Yes. एक बार डिराइव किया, वो इतना वाहियात आया, तो मैंने कहा यार ये कुछ याद तो होता कि भाई ऐसा सा कुछ आ रहा है, मैंने कहा यार बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। फिर दूसरे मेथड से डिराइव किया, फिर मैच किया, अच्छा सेम आ रहा है, ओके ठीक है सही किया होगा, और फिर से अप्लाई किया, तो फिर सही आता है। हाँ फिर सही हो गया, बच गए। Yes. 2015 के मेंस के पेपर में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे, 30 आते थे, 30 में से 3 क्वेश्चन में ये एक फॉर्मूले में बेस्ड थे, 2 इलेक्ट्रोस्टैट के, 1 ग्रेविटेशन का। Yes. तो हम बता देते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, मेरे को याद भी नहीं है। तुमको ये तो अभी तो कह रहे थे याद है, मुझे याद है चार्जेस के टाइम टर्म्स में, KQ 3r² - x² अपॉन 2r³, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था। मैंने पोटेंशियल तुम्हें बिल्कुल नहीं सिखाया है, चिल मारो, ठीक है। KQ 3r² - x² अपॉन 2r³। तो अंदर अगर मैं सेंटर से x डिस्टेंस पे रख दूं, तो ये आ जाएगा G, Q की जगह हो गया कैपिटल M, GM 3r² - x² अपॉन 2r³ into small m, and this whole damn thing with a negative sign, ठीक है, this whole thing with a negative sign। अब तुम कहोगे यार ये रटना है, हाँ रटना है, तुम्हें याद होगा नहीं होगा, तुम भूलोगे, इलेक्ट्रोस्टैट में मैं फिर से रटवाऊंगा, उस टाइम तक याद हो जाएगा, उस टाइम तक याद हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया, -Gmm 3r² - x² अपॉन 2r³। ये हमारा है किसके लिए, फॉर x लेस देन r, और फिर है -Gmm/x फॉर x ग्रेटर देन r। तो चेक करना था यार दोनों इक्वल हैं,
मैंने कहा हाँ यार ये इक्वल है। कैसे इक्वल है, ध्यान से देखो बेटा, x को r पुट करो ऊपर वाले में, क्या आ जाएगा, gm 3r² माइनस r², दैट्स 2r², 2r² अपॉन 2r³ तो कितना आ गया, 2 कट गया, और r² अपॉन r³ तो r बच गया, तो माइनस gmm बाय r बन गया। नीचे वाले में भी x को r पुट करूंगा तो माइनस gmm बाय r बन गया। तो इसका मतलब दोनों से सेम आएगा। तो इस ग्राफ में जंप नहीं होगा, इस ग्राफ के अंदर कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ ऑफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, पागल हो गया मैं, अभी ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ग्राफ था हाँ लीनियर था और 1/x² था, हाँ या ना, इसमें जंप नहीं था। लेकिन ऊपर वाले के फोर्स वाले ग्राफ में जंप था, क्योंकि वो अचानक से पहले 0 था और फिर gmm/x² टाइप का बना था। बोलो हाँ। फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो ऐसा बना, हाँ और इसका हमारा फोर्स का ग्राफ था। हम्म। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, मतलब हद हो गई। पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ मैं अभी से पहले, ठीक है। अभी और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल का ग्राफ बोल दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, स्मॉल एम नहीं आता उसमें, वो मैंने सिखाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सिखाया है। सारे फंडे क्लियर धीरे धीरे करके होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम बिंग अच्छे से मगना है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा यार, ये वाहियात वाला ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसमें एक काम करो, इसमें एक काम करो, x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये x है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आ जाएगा, x को 0 डालोगे तो आएगा -3 gmm/2r, दैट्स -1.5 gmm/r। बोलो हाँ। यस तो यहां से तो वो चालू होगा, तो -3/2 gmm/r से तो चालू हो, सही है। हाँ और ये जो ग्राफ है इसमें माइनस और माइनस प्लस होएगा, तो ये +x² टाइप बनेगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो +x² होगा। y = x² होता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला, समझे, ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला ऐसे। हाँ उसके बाद ये ग्राफ कब तक चलेगा, ये चलेगा जब तक x की वैल्यू r ना हो जाए। जब तक ये r हो जाएगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, -gmm/r, क्योंकि ये -1.5 वैल्यू था उस वैल्यू की, और ये है हमारा -1 टाइम्स दैट वैल्यू, हाँ या ना, -gmm/r। उसके बाद बन जाएगा -1/x का, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, एग्रीड। इन्फिनिटी पे आते आते 0, इन्फिनिटी पे आते आते 0। हैप्पी, गुड, हैप्पी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हैप्पी के बिना मजा नहीं आता। ये फॉर्मूले रट लिए, अब ऐसे बहुत बनेंगे, मैंने इसलिए तो मैंने कम कराए, मैंने तो सिर्फ 4 कराए। 4 भी क्या, उसमें 2 तो सिंपल वाले हैं बाहर वाले, और 2 अंदर वाले खिचड़ी बना दिया। और ये सब केस में आएंगे, ये रॉड के बगल में एक रॉड का पोटेंशियल निकालो, रॉड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालो, उसका एक्सिस पे निकालो, रिंग का सेंटर पे निकालो, रिंग का एक्सिस पे निकालो, डिस्क का सेंटर पे निकालो, डिस्क का एक्सिस पे निकालो, पागल हो जाएंगे वो, ठीक है, हम कहेंगे वो सब 12th, ठीक है, यहाँ तक का रख लिया। तो सर फिर जैसे कोचिंग में वो करा रहे होंगे तो उसको छोड़ दो, छोड़ दो ना, और फिर मुझे टेस्ट उसको भी छोड़ देना, मुझे टेस्ट यूज करना है, फिर बैठ के रोना। आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना करा रहा हूँ 11th में ग्रेविटेशन का, कि इलेक्ट्रोस्टैट कराऊं तो कंप्लीट हो जाए, और 11th का कोई कंसेप्ट ऊपर कैरी ओवर ना हो, कंसेप्ट कोई कैरी ओवर नहीं हो रहा ना वहां पर, कि भाई मान लो मेरे को एलिप्टिकल मोशन कराना है तो वो तो यहीं पे कराऊंगा, मुझे सर्कुलर मोशन कराना है, एस्केप वेलोसिटी कराना है, वो यहीं पे कराऊंगा, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को 12th में कैरी ओवर नहीं करूंगा, गॉट इट। अच्छा मतलब यहीं पे पूरा फिनिश कर दूंगा, बस ये हो जाएगा कि इस कंसेप्ट वही रहे, बस इस सिचुएशन के लिए तुम्हारा वो बदल जाएगा, जो एनर्जी वगैरह है वो बदल जाएगी, हाँ या ना, वो 12th में होएगा। और पोटेंशियल और फील्ड का कंसेप्ट के चक्कर में कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाऊंगा तभी फील्ड का कंसेप्ट बताऊंगा, और पोटेंशियल एनर्जी बताया मैंने, पोटेंशियल वर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ा मैं, वो पोटेंशियल भी फिर मैं 12th में ही बताऊंगा जब मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालना आ गया तो यू माइट बी, you will be toast। उसके बाद हो जाएगा ब्लंडर, ठीक है।
मैं कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, बताने में तो 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन मतलब उसमें कि अच्छा ये फील्ड होती थी, ये होता था, पता चला जो समझा रहा हूँ वो याद नहीं रहेगा, फालतू की चीज याद रहेगी। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद मान लो क्वेश्चंस पे आते हैं, मान लो क्वेश्चंस पे आते हैं। भाई ये बताओ, ये अर्थ है। पहले तो इसके इन फॉर्मूलों पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों पे कॉन्फिडेंस नहीं है हमें। कि हम तो ये कहते थे कि ये बॉडी है, ये जमीन है, ये मास m है, ये h ऊपर गया। हम वर्क एनर्जी में कहते थे कि गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। नाउ वी आर सेइंग समथिंग एल्स। नाउ वी आर सेइंग कि ये अर्थ है, मास m है, ये m है, इसको h ऊपर लेके गया, h ऊपर लेके गया। व्हाट इज द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मैंने कहा गेन का मतलब हो जाएगा u2 माइनस u1। u2 माइनस u1 दैट इज, रुक जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम कौन आर प्लस एच, और माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी एम एम, फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहा हूं ना, और एनर्जी खुद में नेगेटिव साइन है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले के अंदर। अब तुम्हारा ये फॉर्मूला तो बन गया जी एम एम 1/r माइनस 1/r प्लस एच। इन जनरल यही होता है, बोगे नहीं ये होता है, मैंने कहा इन जनरल ये होता है, ठीक है, गलत नहीं बोला है मैंने। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कह दूं माइनस जी एम एम एलसीएम ले लो, तो ये आ गया एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। अभी भी वो नहीं है। मैंने कहा अगर अगर हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसको लिख सकता हूं जी एम एम एच, और नीचे आर स्क्वायर ही लिख दूं। जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता है, ग्रेव जी ऑन सरफेस। हो गया तुम्हारा। इसका मतलब ये mgh वाला फॉर्मूला कम हाइट के लिए वैलिड है, कि तुम यहां से 1 किलोमीटर ले गए, 10 मीटर ले गए, 50 मीटर ले गए, mgh लग जाएगा। तुम यहां से कहोगे अर्थ से मैं मून पे ले गया, तो नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जी तुम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगेगा, ये रेड वाला लगेगा। अब कॉन्फिडेंस आया कि मतलब कि अच्छा ठीक है, ओके, जो हमने पढ़ा था वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आया ना कि अच्छा ये जो हम जो पहले पढ़ रहे थे वो सारी चीजें गलत नहीं थी, वो एक सर्टेन लेवल तक सही थी। यस सर। सर्टेन लेवल में एक नॉवल पढ़ा था बचपन में, पता नहीं, तुम लिखो लिखो जो टाइम माइकल क्रिप्टन का नॉवल था, उसमें कॉन्गो नाम था उसमें नॉवल का। उसमें क्या था, ट्राइब थी कॉन्गो में, और उसमें वो कुछ भेजते हैं, तो उनका कोई बंदा फंस जाता है और वो मर जाता है। तो वो ट्राइबल्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपका मतलब, वो कहते हैं आपने कोई किसी को देखा, हाँ देखा, तो वो मर गया, वो कहाँ है, वो मर गया। तो वो लाइक कि भैया यार इससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो तो मर गया जो हमारा एक्सप्लोरर था। तो दूसरा कहता है वहां का लोकल कि देख के आते, बोला मरे हुए का देख के क्या करेंगे। उसने कहा देयर आर लेवल्स ऑफ डेथ इन दिस ट्राइब, देयर आर लेवल्स ऑफ डेथ, दिस इज somewhat dead, this is more dead, this is really dead। मैंने कहा भाई तो देयर आर लेवल्स ऑफ ट्रुथ, कि दिस इज करेक्ट, दिस इज मोर करेक्ट। कुछ भी चल रहा था, और मैं पढ़ने वाला सोच रहा है यार ये अजीब है। ठीक है, अब हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, हमने कहा था भाई यू से फेंकते थे कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता था, यू से फेंकते थे कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता था, हमें पता है वो वहां तक जाता था जहां पर वेलोसिटी 0 होती थी, एच होता था यू स्क्वायर बाय 2g। हाँ या ना, यही होता था यू स्क्वायर बाय 2g। हम 3 इक्वेशन लगाते थे, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन जीपी, तो यू स्क्वायर बाय 2g इज एच। अब ये क्वेश्चन के अंदर यू अगर बड़ा होता तो तब भी क्या होगा, थोड़ा हाइट तक जाएगा, रिटार्ड करेगा, फिर एक पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0।
हाँ, फिर ये वापस गिरेगा, तो कह रहे हैं एच निकालो। हम्म, मैंने कहा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल हो गया -G बाय आर, इनिशियल काइनेटिक हो गया हाफ m u स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल हो गया -G बाय आर प्लस h, फाइनल काइनेटिक हो गया 0। इससे h निकालोगे तो सही h निकलेगा। हाँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, m कट जाएगा, शायद स्मॉल m कट जाएगा, वो तो तुम्हारी हेडेक है, करते रहना इसको सिंप्लीफाई और करके h निकाल लेना। मैं तो ये दिखा रहा हूं, चाह रहा हूं कि अच्छा ऐसे निकलेगा अगर u ज्यादा है, किसी ने कह दिया आई एम थ्रोइंग इट विद क्या बोलते हैं 500 मीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो मैं पता नहीं h निकाल ले, निकल जाएगा। फिर दिमाग में आया कि यार ये भी तो आना चाहिए, मैंने कहा करके देख लेते हैं। ये आ गया Gm, ये हो गया 1/r माइनस 1/r प्लस h, ऐसे तो बन रहा है, इज u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये आ गया Gm h अपॉन r इंटू आर प्लस एच। अगर u छोटा होता तो h हमारा r के कंपैरिजन में छोटा होता, तो ये बन जाएगा Gm बाय आर स्क्वायर h, इसको लिख देना GH, और फिर वही आ गया u स्क्वायर बाय 2g इज h। कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया कि यार जो हम कर रहे हैं ना, पहले किया था वो सही किया था। और ये पूरा लिख लो जल्दी से, ठीक है, आलस मत दिखाना, ये काम की चीज है, बकवास नहीं है। ठीक है, लिख लिया। हाँ,